नमस्ते। आज हम टेक्नोलॉजी की एक काफ़ी फैसिनेटिंग दुनिया में उतर रहे हैं, मशीन लर्निंग यानी एमएल। हाँ, एमएल तो आजकल हर जगह है। बिल्कुल। और ख़ास तौर पर हम बात करेंगे अलग-अलग तरह के मशीन लर्निंग मॉडल्स की। हमारे पास इसके लिए माइक्रोसॉफ्ट लर्न का एक आर्टिकल है, जिस पर हम आज थोड़ी गहरी चर्चा करेंगे। हाँ, काफी अच्छा रिसोर्स है वो बेसिक समझने के लिए। तो मिशन क्या है आज का? हम समझना चाहते हैं कि ये जो अलग-अलग एमएल अप्रोचेस हैं, सुपरवाइज्ड, अनसुपरवाइज्ड, इनमें मतलब फ़र्क क्या है? और ये जानना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्रॉब्लम के हिसाब से सही अप्रोच चुननी पड़ती है ना? एग्जैक्टली सही अप्रोच से ही तो मशीन से सही काम करवा पाएंगे। और हाँ, हम कुछ कॉमन इंग्लिश टर्म्स भी यूज़ करेंगे, जैसे फीचर्स, लेबल्स, रिग्रेशन, क्लासिफिकेशन, क्लस्टरिंग। टेक्निकल फील्ड है तो ये टर्म्स काफ़ी चलते हैं। बिल्कुल। और इनका मतलब समझना जरूरी है। मशीन लर्निंग में डेटा ही सब कुछ है। या तो डेटा में फीचर्स क्या हैं, यानी इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, और लेबल्स क्या हैं, यानी वो आउटकम जो हम प्रिडिक्ट करना चाहते हैं, ये क्लियर होना चाहिए। ओके, तो फिर शुरू करते हैं। पहला टाइप है सुपरवाइज्ड लर्निंग। आर्टिकल कहता है कि इसमें ट्रेनिंग डेटा में फीचर्स और लेबल्स दोनों होते हैं, मतलब इनपुट के साथ साथ सही आंसर भी। हाँ, बिल्कुल। इसलिए इसे सुपरवाइज्ड कहते हैं। जैसे एक टीचर हो जो गाइड करा हो। एल्गोरिदम को एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, ये इनपुट फीचर्स हैं और इनका ये सही लेबल या आउटकम है। अच्छा। तो एल्गोरिदम का काम है इन फीचर्स और लेबल्स के बीच का कनेक्शन या पैटर्न सीखना, वो रिलेशनशिप समझना। ताकि फ्यूचर में जब नए फीचर्स आए तो वो लेबल्स प्रिडिक्ट कर सके। एग्जैक्टली। गोल प्रिडिक्शन है। वो सीख जाता है कि अगर ऐसे फीचर्स हो तो आउटकम ये होगा। समझ गए। तो सुपरवाइज्ड लर्निंग में प्रिडिक्शन मेन है। आर्टिकल में इसके दो मेन टाइप्स बताए गए हैं। पहला है रिग्रेशन। रिग्रेशन, हाँ। रिग्रेशन तब यूज होता है जब हमें कोई न्यूमेरिक वैल्यू प्रिडिक्ट करनी हो, कंटिन्यूअस वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू जैसे? कोई नंबर। हाँ, जैसे किसी चीज की कीमत, टेम्परेचर, कितनी सेल्स होंगी, वजन, हाइट, कुछ भी जो एक नंबर हो। ओके ओके। तो जहां आंसर एक नंबर है वहां रिग्रेशन लगेगा। सोर्स में कुछ एग्जाम्पल्स भी थे शायद। हाँ, काफी अच्छे थे। जैसे किसी दिन कितनी आइसक्रीम्स बिकेंगी, ये प्रेडिक्ट करना। अच्छा। तो फीचर्स क्या होंगे? उस दिन का टेम्परेचर, बारिश हुई या नहीं, हवा की स्पीड, ये सब। और लेबल होगा नंबर ऑफ आइसक्रीम सोल्ड, एक नंबर। इंटरेस्टिंग। और की फ्यूल एफिशिएंसी, जैसे किलोमीटर्स पर लीटर। फीचर्स होंगे इंजन साइज, वेट, डायमेंशंस। लेबल होगा एफिशिएंसी, जो फिर एक नंबर है। तो जहां भी आउटकम एक नंबर है, वहां रिग्रेशन काम आता है। ठीक है, तो ये हुआ रिग्रेशन। अब सुपरवाइज्ड का दूसरा टाइप, क्लासिफिकेशन। ये क्या है? रिग्रेशन से अलग कैसे है? हाँ, क्लासिफिकेशन में हम नंबर प्रिडिक्ट नहीं करते। यहाँ हम चीजों को कैटेगरीज में डालते हैं। लेबल एक कैटेगरी या क्लास होता है। कैटेगरी मतलब? जैसे टाइप्स। हाँ, टाइप्स या ग्रुप्स। सोचो जैसे ईमेल्स को स्पैम है या नॉट स्पैम में क्लासिफाई करना, या कस्टमर को हैप्पी या अनहैप्पी में, या फिर किसी फोटो में कैट है या डॉग है। ओके, गॉट इट। तो यहाँ आउटकम एक कैटेगरी है, नंबर नहीं। आर्टिकल में इसके भी टाइप्स थे, बाइनरी और मल्टी क्लास। हाँ, पहले बाइनरी क्लासिफिकेशन देखते हैं। बाइनरी मतलब दो, तो यहाँ सिर्फ दो ही पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, यस, नो, ट्रू, फॉल्स, 0-1 टाइप्स। अच्छा, सिर्फ दो ऑप्शंस। जैसे जैसे ये आर्टिकल में था। क्या एक पेशेंट को डायबिटीज का रिस्क है? फीचर्स होंगे वेट, एज, ब्लड शुगर लेवल, एटसेट्रा। आउटकम सिर्फ दो, रिस्क है, रिस्क नहीं है। ठीक है। या फिर क्या कस्टमर लोन डिफॉल्ट करेगा? फीचर्स, इनकम, क्रेडिट हिस्ट्री, आउटकम, डिफॉल्ट करेगा, डिफॉल्ट नहीं करेगा। बैंक्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा ये। बहुत ज्यादा। और एक था, क्या कस्टमर मार्केटिंग ऑफर एक्सेप्ट करेगा? फीचर्स, डेमोग्राफिक्स, पास्ट परचेजेस, आउटकम, रिस्पॉन्ड करेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। तो ये सब बाइनरी क्लासिफिकेशन है, दो ही क्लास हैं। समझ गई। ये तो काफी कॉमन यूज केसेस लग रहे हैं। स्पैम फिल्टर भी यही हुआ ना, स्पैम या नॉट स्पैम। हाँ, क्लासिक एग्जाम्पल है। या मेडिकल में, ट्यूमर बिनाइन है या मेलिग्नेंट। फ्रॉड डिटेक्शन में, ट्रांजैक्शन फ्रॉड है या नहीं। सब बाइनरी। ओके, तो ये हुआ बाइनरी। अब आता है मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन। ये बाइनरी से आगे है, मतलब दो से ज्यादा कैटेगरीज। बिल्कुल।
मल्टी क्लास में मॉडल प्रिडिक्ट करता है कि कोई चीज मल्टीपल पॉसिबल क्लासेस में से किस एक क्लास से बिलोंग करती है। 2 से ज्यादा ऑप्शंस होते हैं। एग्जाम्पल्स आर्टिकल में थे शायद, पेंगुइन वाला। हाँ, वो अच्छा एग्जाम्पल था। एक पेंगुइन की स्पीशीज क्या है, फीचर्स, उसके फिजिकल मेजरमेंट्स होंगे, पॉसिबल क्लासेस, एडेली, जेंटू, चिनस्ट्रैप। 3 क्लासेस हो गई यहाँ, राइट। 3 ऑप्शंस। या फिर एक मूवी का जॉनर क्या है, फीचर्स, कास्ट, डायरेक्टर, बजट, क्लासेस, कॉमेडी, हॉरर, रोमांस, साईफाई वगैरह। काफी सारी क्लासेस हो सकती हैं। इमेज रिकग्निशन भी, जैसे फोटो में क्या है, कार, डॉग, ट्री। हाँ, वो भी मल्टी क्लास है। तो जहां भी 2 से ज्यादा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कैटेगरीज में से एक चुनना हो, वहां मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन यूज होता है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब? कि एक चीज एक ही कैटेगरी में हो सकती है। हाँ, आमतौर पर यही अजम्पशन होती है। जैसे पेंगुइन एक ही टाइम पर एडेली और जेंटू दोनों नहीं हो सकता। मूवी वैसे उस पे एक पॉइंट था आर्टिकल में। हाँ, कि एक मूवी साइंस फिक्शन भी हो सकती है और कॉमेडी भी। उसका क्या, वो तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हुआ। सही पकड़ा। वो कॉन्सेप्ट है मल्टी लेबल क्लासिफिकेशन का। स्टैंडर्ड मल्टी क्लास में एक आइटम को एक ही लेबल मिलता है, लेकिन मल्टी लेबल में एक आइटम को एक से ज्यादा लेबल्स असाइन हो सकते हैं। अच्छा, तो ये भी पॉसिबल है। हाँ, कुछ एल्गोरिदम्स इसको हैंडल कर सकते हैं। जैसे मूवी साईफाई भी है, कॉमेडी भी है, या कोई न्यूज़ आर्टिकल स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स दोनों के बारे में हो, तो ये मल्टी लेबल हुआ। थोड़ा कॉम्प्लेक्स है मल्टी क्लास से, पर रियल वर्ल्ड में काम आता है। काफी डिटेल में गए हम सुपरवाइज लर्निंग में। तो इसका सार ये है कि हमें लेबल्ड डेटा चाहिए, फीचर्स और उनके आंसर्स। फिर या तो नंबर प्रिडिक्ट करते हैं, रिग्रेशन, या कैटेगरी क्लासिफिकेशन। बिल्कुल। और वो लेबल्ड डेटा अच्छा होना चाहिए। क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों मैटर करती हैं मॉडल की परफॉर्मेंस के लिए। अक्सर डेटा कलेक्शन और लेबलिंग ही सबसे बड़ा चैलेंज होता है। ये तो है। चलो अब दूसरी अप्रोच पर चलते हैं, अनसुपरवाइज लर्निंग। आर्टिकल कहता है यहाँ सिर्फ फीचर्स होते हैं, लेबल्स नहीं होते। तो फिर मशीन सीखती कैसे है बिना आंसर्स के? हाँ, इसीलिए ये अनसुपरवाइज्ड है। कोई टीचर नहीं, कोई लेबल्स नहीं। एल्गोरिदम को बस रॉ डेटा दे दिया जाता है और उसे बोला जाता है कि इसमें खुद से पैटर्न्स ढूंढो, स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करो। पैटर्न्स? किस तरह के पैटर्न्स? जैसे डेटा में नेचुरल ग्रुपिंग्स हैं क्या, कौन से डेटा पॉइंट्स एक जैसे हैं। इसका गोल प्रिडिक्शन नहीं होता, क्योंकि लेबल्स ही नहीं है प्रिडिक्ट करने के लिए। गोल होता है डेटा को एक्सप्लोर करना, उसकी इनहेरेंट स्ट्रक्चर को समझना। ओके, बिना लेबल्स के स्ट्रक्चर ढूंढना। आर्टिकल में इसका सबसे कॉमन फॉर्म बताया गया था, क्लस्टरिंग। ये क्या चीज है? क्लस्टरिंग का आइडिया सिंपल है। एल्गोरिदम डेटा पॉइंट्स को उनके फीचर्स की सिमिलैरिटी के बेसिस पर ग्रुप्स या क्लस्टर्स में बांट देता है। वो कोशिश करता है कि एक ही क्लस्टर के पॉइंट्स आपस में सिमिलर हों और अलग-अलग क्लस्टर के पॉइंट्स डिसिमिलर हों। अच्छा, सिमिलर चीजों को एक साथ ग्रुप करना। जैसे आर्टिकल में एग्जाम्पल था फूलों का। मान लीजिए आपके पास अलग-अलग फूलों के मेजरमेंट्स हैं, साइज, पत्तियों की संख्या एटसेट्रा। फीचर्स हो गए, लेबल्स नहीं है। आपको नहीं पता कौन सा फूल कौन सी स्पीशीज का है। ठीक। आप क्लस्टरिंग एल्गोरिदम चलाएंगे तो वो सिमिलर मेजरमेंट्स वाले फूलों को एक ग्रुप में डाल देगा, दूसरे सिमिलर वालों को दूसरे ग्रुप में, एंड सो ऑन। वो खुद से ग्रुप्स बना देगा बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। इंटरेस्टिंग। और कस्टमर्स का एग्जाम्पल भी था शायद। हाँ, वो बहुत कॉमन यूज केस है। कस्टमर्स को उनके डेमोग्राफिक्स, एज, लोकेशन और परचेज बिहेवियर के बेसिस पर ग्रुप करना। इससे मार्केट सेगमेंट्स आइडेंटिफाई होते हैं। शायद आपको ऐसे सेगमेंट्स मिल जाएं जिनके बारे में आपने सोचा भी ना हो। लेकिन एक सवाल है, अगर एल्गोरिदम ने ग्रुप्स बना दिए, जैसे फूलों के 3 ग्रुप बन गए, ठीक, तो हमें कैसे पता चलेगा कि पहला ग्रुप रोज है, दूसरा लिली है? एल्गोरिदम को तो स्पीशीज नहीं पता। बहुत अच्छा सवाल है। एल्गोरिदम को नहीं पता। एल्गोरिदम सिर्फ मैथमेटिकली सिमिलर पॉइंट्स को ग्रुप करता है। उन ग्रुप्स को इंटरप्रेट करना, उन्हें नाम या मीनिंग देना, वो इंसान का काम है। अच्छा, तो ह्यूमन इंटरवेंशन चाहिए बाद में? हाँ, डेटा साइंटिस्ट या डोमेन एक्सपर्ट देखते हैं कि हर क्लस्टर में क्या कॉमन है, फिर वो उस क्लस्टर को लेबल देते हैं। जैसे कस्टमर सेगमेंट्स में एनालाइज करके पता चला कि क्लस्टर 1 हाई वैल्यू कस्टमर्स हैं, क्लस्टर 2 ओकेजनल बायर्स हैं, एटसेट्रा। तो इंटरप्रिटेशन स्टेप जरूरी है। समझ गया। एल्गोरिदम ग्रुपिंग करता है, इंसान मीनिंग निकालता है। आर्टिकल में क्लासिफिकेशन और क्लस्टरिंग का फर्क भी बताया था। क्लासिफिकेशन में क्लासेस पहले से पता होती हैं। हाँ, लेबल्स होते हैं ना ट्रेनिंग में। हम मॉडल को बताते हैं कि ये क्लासेस हैं, इनमें क्लासिफाई करो। और क्लस्टरिंग में
क्लस्टरिंग में कोई प्री-डिफाइंड क्लासेस नहीं होती। एल्गोरिदम डेटा के सिमिलैरिटी के बेसिस पर खुद क्लासेस क्लस्टर्स बनाता है। ये की डिफरेंस है सुपरवाइज्ड वर्सेस अनसुपरवाइज्ड। ओके, तो क्लस्टरिंग डेटा में नेचुरल ग्रुपिंग्स ढूंढने में हेल्प करता है। फिर आर्टिकल में एक बड़ा इंटरेस्टिंग यूज केस था जहां क्लस्टरिंग और क्लासिफिकेशन को मिलाकर यूज करते हैं। वो क्या था? वो काफी स्मार्ट टेक्निक है। अक्सर हमारे पास डेटा तो बहुत होता है पर लेबल्ड नहीं होता, तो हम क्या कर सकते हैं? पहले अनसुपरवाइज्ड क्लस्टरिंग यूज करके उस अनलेबल्ड डेटा में नेचुरल ग्रुप्स ढूंढ लो। मान लो कस्टमर डेटा पर 5 क्लस्टर बन गए। ठीक है। फिर हर क्लस्टर को एनालाइज करो और उसे एक मीनिंगफुल लेबल दो, जैसे हाई स्पेंडर, लो स्पेंडर, इनएक्टिव। अच्छा, ह्यूमन ने लेबल दे दिया क्लस्टर्स को। हाँ, आप देखो क्या हुआ। आपके ओरिजिनल डेटा के हर पॉइंट को एक क्लस्टर लेबल मिल गया। आपने एसेंशियली अनसुपरवाइज्ड लर्निंग से लेबल्ड डेटा बना लिया। वाओ, ओके। अब इस नए लेबल्ड डेटा पर आप एक सुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन मॉडल ट्रेन कर सकते हो। और वो मॉडल फिर नए कस्टमर्स को इन्हीं कैटेगरीज में क्लासिफाई कर पाएगा। एग्जैक्टली। तो आपने अनलेबल्ड डेटा से शुरू करके एक प्रिडिक्टिव क्लासिफिकेशन मॉडल बना लिया। पहले स्ट्रक्चर ढूंढा, क्लस्टरिंग, फिर उसे समझा, लेबलिंग, फिर उस पर प्रिडिक्ट करना सीखा, क्लासिफिकेशन। ये तो कमाल की टेक्निक है। लेबल्ड डेटा की कमी वाली प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो सकती है इससे। हाँ, ये अनसुपरवाइज्ड और सुपरवाइज्ड लर्निंग का एक पावरफुल कॉम्बिनेशन है। अनसुपरवाइज्ड लर्निंग डेटा एक्सप्लोरेशन और फीचर इंजीनियरिंग में भी हेल्प करता है, जो फिर सुपरवाइज्ड मॉडल्स को बेहतर बना सकता है। और क्लस्टरिंग के अलावा अनसुपरवाइज्ड में डायमेंशनैलिटी रिडक्शन भी आता है, जैसे पीसीए। पीसीए वो क्या है? प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस। ये फीचर्स की संख्या कम करने का तरीका है ताकि मॉडल सिंपलर बने बिना ज्यादा इन्फॉर्मेशन खोए। अनोमली डिटेक्शन भी अनसुपरवाइज्ड है, डेटा में अजीब या आउटलायर पॉइंट्स को ढूंढना। ओके, तो अनसुपरवाइज सिर्फ क्लस्टरिंग नहीं है, काफी कुछ है इसमें भी डेटा को समझने के लिए। तो अगर हम इस सब को समराइज करें, आज हमने एमएल के 2 मेन टाइप्स देखे, सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड। हाँ, सुपरवाइज्ड लर्निंग लेबल डेटा, फीचर्स प्लस आंसर्स के साथ काम करता है। गोल है प्रिडिक्शन। इसके अंदर रिग्रेशन है न्यूमेरिक वैल्यू प्रेडिक्ट करने के लिए, जैसे प्राइस या टेम्परेचर। सही। और क्लासिफिकेशन है प्री डिफाइंड कैटेगरीज में डालने के लिए, जैसे स्पैम नॉट स्पैम या कस्टमर टाइप। ये बाइनरी, 2 क्लास, मल्टी क्लास, ज्यादा क्लास या मल्टी लेबल, मल्टीपल लेबल्स पॉसिबल हो सकता है। परफेक्ट। और दूसरी तरफ है अनसुपरवाइज्ड लर्निंग। यहाँ सिर्फ फीचर्स होते हैं, लेबल्स ने। गोल है डाटा में इनहेरेंट पैटर्न्स या स्ट्रक्चर ढूंढना। इसका कॉमन एग्जाम्पल है क्लस्टरिंग, सिमिलर डेटा पॉइंट्स को ग्रुप करना। और इसके अलावा डायमेंशनैलिटी रिडक्शन, एनोमली डिटेक्शन भी इसी में आते हैं। सही अप्रोच चुनना इस बात पर डिपेंड करता है कि प्रॉब्लम क्या है और डेटा कैसा है, प्रेडिक्शन करना है या स्ट्रक्चर ढूंढना है। बिल्कुल, ये फंडामेंटल फर्क समझना बहुत जरूरी है। सही टूल चुनना पड़ेगा प्रॉब्लम के लिए। हाँ, और ये सिर्फ एकेडमिक कॉन्सेप्ट्स नहीं है, हर इंडस्ट्री में यूज हो रहे हैं। बिजनेस डिसीजंस, मेडिकल रिसर्च, रिकमेंडेशन इंजन्स, हर जगह। एकदम सही। तो ये तो हुई सुपरवाइज्ड और अनसुपरवाइज्ड की बात। लेकिन एक सवाल है जो मैं लिसनर्स के लिए छोड़ना चाहूंगी। हमने देखा कि इन दोनों को मिलाकर यूज किया जा सकता है। रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम्स तो शायद और भी कॉम्प्लेक्स होती होंगी। अच्छा पॉइंट है। तो क्या ये मुमकिन है कि कुछ लर्निंग अप्रोचेस इन दोनों के बीच में आती हो या बिल्कुल अलग हो? आर्टिकल में तो नहीं था, पर शायद सेमी सुपरवाइज्ड लर्निंग जैसी चीजें या रीइंफोर्समेंट लर्निंग जहां मशीन ट्रायल एंड एरर से सीखती हो। हाँ, ये दोनों भी इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं। सेमी सुपरवाइज में थोड़ा लेबल्ड, ज्यादा अनलेबल्ड डेटा होता है। रीइंफोर्समेंट लर्निंग रिवॉर्ड्स और पेनल्टीज से सीखता है, जैसे गेम खेलना। तो क्या मशीन्स के सीखने के तरीके हमारी इस कैटेगराइजेशन से भी आगे जा सकते हैं? क्या वो ऐसे तरीकों से सीख सकती हैं जो हम अभी समझ भी ना पा रहे हों? इस पर जरूर सोचिए।